एक शख्स जिसे जिन, भूत, चुड़ैल, वैम्पायर पे भरोसा नहीं है और वो हर हॉन्टेड जगह पे रात रहता है और फिर अपने एक्सपीरियंस पे बुक लिखता है। एक दिन उसे लेटर मिलता है कि रूम नंबर 1408 में कभी मत जाना, लेकिन वो फिर भी अपनी जिद में आके वहाँ पे जाता है। मगर इस बार सच में वहाँ पे इवल पावर उसे मिल जाती है। तो क्या होगा उसके साथ? क्या वो इवल पावर को हरा पाएगा या फिर वहीं पे मर जाएगा? आइए आज की मूवी 1408 में देखते हैं कि उस शख्स के साथ क्या बना। मूवी स्टार्ट करने से पहले काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। मूवी स्टार्ट होती है तो माइक कार में एक होटल में आता है जहाँ पर उसे मिस्टर एंसलिन मिलते हैं, जो उसे बताते हैं कि इस होटल में बहुत पहले एक दुल्हन ने शादी से पहले सुसाइड कर लिया था। फिर वो उसे एक पिक्चर दिखाते हैं जिसमें एक दुल्हन की परछाई नजर आती है। वो उनसे कहता है कि आप लोग मुझे की दे दें, मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ ताकि पता कर सकूँ कि ये जगह हॉन्टेड है भी कि नहीं। वो वहाँ पर रात रहता है लेकिन उसे कुछ भी डरावना फील नहीं होता। अगले दिन वो लाइब्रेरी आता है ताकि लोगों को पर्सनली साइन दे सके। वो सबको बताता है कि मैंने अभी तक कोई मॉन्स्टर नहीं देखा, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है। फिर उसे एक लड़की मिलती है जिसके पास उसकी बहुत पुरानी बुक होती है। वो उस पर साइन करता है और बहुत खुश होता है कि मेरे इतने बड़े फैन भी हैं। माइक बीच पर जाता है और स्विमिंग के दौरान वो डूबता डूबता बचता है। उसके बाद वो मेल बॉक्स में जाता है जहाँ पे उससे डिफरेंट मेल्स मिलती हैं, जिन्हें लेके वो कॉफी शॉप में बैठकर देखता है कि किस किस ने उसे क्या भेजा है। माइक को एक मेल मिलता है कि डॉल्फिन होटल के रूम में मत जाना, जिसका नंबर है 1408। वो होटल में कॉल करता है ताकि रूम को बुक कर सके, लेकिन वहाँ की रिसेप्शन उसे मना कर देते हैं। वो कहता है कि रूम मुझे नेक्स्ट मंथ दे देना, लेकिन वो फिर भी उसे मना कर देते हैं। माइक को खुशी होती है कि चलो कोई अच्छी जगह मिली अपनी बुक लिखने के लिए। वो अपने दोस्त को कॉल करता है और लॉयर को हायर करता है। लॉयर उसे बताता है कि रूम अगर बुक नहीं है तो होटल को तुम्हें वो रूम देना ही पड़ेगा, ये लॉ के अंदर है। उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम न्यूयॉर्क आ रहे हो तो लिली से भी मिल लो, जो भी हुआ वो बहुत पुरानी बात थी, अब उसे जाने भी दो। माइक कहता है कि नहीं, उसे बताने की कोई जरूरत नहीं। वो होटल में आता है जहाँ रिसेप्शन पर एक लड़की उससे रोकती है और मैनेजर को बुलाती है। मैनेजर ओलिन उसे बुलाता है कि हमने आपके लिए एक स्पेशल सूट तैयार किया है जहाँ पे आप जाके रह सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कहता है कि नहीं, मैं रूम नंबर 1408 में ही रहूंगा। ओलिन उससे रिक्वेस्ट करता है कि मेरे रूम में मेरे साथ चलें। वो दोनों ओलिन के ऑफिस जाते हैं जहाँ ओलिन उसे एक स्पेशल और एक्सपेंसिव ड्रिंक ऑफर करता है। वो कहता है कि मैं ये नहीं पीऊंगा, बल्कि मैं रूम में ही जाऊंगा। ओलिन गुस्सा करके कहता है कि कितनी देर? माइक कहता है कि एक रात। ओलिन कहता है कि आज तक वहाँ पे 1 घंटे से ज्यादा कोई भी जिंदा नहीं रह सका। माइक कहता है कि ये बच्चों की स्टोरी मुझे ना सुनाओ, मैं बहुत पहले से डरना छोड़ चुका हूँ। ओलिन कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैं बार बार ये मेस नहीं क्लीन कर सकता कि मेरे होटल में लोग मर रहे हैं। मेरे होते हुए वहाँ पे 4 लोगों ने सुसाइड किया है। माइक उसकी बात काट के कहता है कि लास्ट शख्स का नाम डेविड था, जिसने अपनी रिस्ट काटी और खून बहने की वजह से वहाँ पे मर गया। ओलिन कहता है कि 95 साल में इस रूम में फिर से माइक उसकी बात काटता है कि 7 लोगों ने जंप करके सुसाइड किया, 4 लोगों ने ओवरडोज के साथ सुसाइड किया, 5 लोगों ने हैंगिंग करके सुसाइड किया। माइक कहता है कि मुझे ये सब पता है। और कहता है कि तुम्हें 22 नेचुरल डेथ्स के बारे में नहीं पता होगा क्योंकि वो हमने न्यूज़ में नहीं बताया। वो डॉक्यूमेंट्स निकालता है और कहता है कि ये लोग हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक, यहाँ तक के डूब के भी मरे हैं। डूब के? पता है कैसे? एक सूप के कप में। सोचो कोई कैसे एक सूप के कप में डूब के मर सकता है। माइक फिर भी रात रहने की जिद करता है। ओलिन कहता है कि ये रीड करो, तुम इसके जरिए अपनी बुक लिख सकते हो, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए इसके अंदर है, तुम वहां मत जाओ। माइक बुक खोलता है और देखता है कि यहाँ पे एक शख्स ओलिन आया था जिसकी सिलाई मशीन के काम था। उसने अपना पहले गला काटा, फिर उस गले को सीने की कोशिश की। ओलिन कहता है कि रूम नंबर 1408 की जगह तुम 1404 में चले जाओ, बिल्कुल सेम लेआउट से बना हुआ है, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि तुम कहाँ रहे थे कहाँ नहीं। माइक नहीं मानता और कहता है कि मुझे चाबी दो। ओलिन तंग आके उससे कहता है कि तुम अभी मेरी बात नहीं मान रहे, लेकिन तुम्हें थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि मैं क्यों मना कर रहा था। फिर वो माइक को लेकर लिफ्ट में जाता है। माइक कहता है कि रूम तो बहुत गंदा होगा। ओलिन कहता है कि नहीं, हम हर मंथ पूरी टीम लेकर 10 मिनट के लिए उस रूम में जाते हैं, उसकी सफाई करते हैं और हम ये मेक श्योर करते हैं कि दरवाजा बंद ना हो, और जल्दी जल्दी सफाई करके बाहर आ जाते हैं। लेकिन एक दफा एक क्लीनिंग लेडी बाथरूम में लॉक हो गई थी। हमने जब उसे वहां से निकाला तो उसने अपनी आईज में पिंस मारी हुई थी। वो बहुत जोर जोर से हंस रही थी। फिर 14 फ्लोर आ जाता है। ओलिन माइक से फिर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज वहां मत जाओ। वो रुक जाता है। वो सोचता है कि अगर ओलिन इतना कह रहा है तो ना ही जाऊं, लेकिन तभी लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है और ओलिन नीचे चला जाता है। माइक रूम की तरफ जा रहा होता है, साथ साथ विक्रम्स की पिक्चर देख रहा होता है। तब उसे अपने साथ डार्क एनर्जी फील होती है। वो घूम के पीछे लिफ्ट पे वापस आ जाता है, फिर सर को झटका देता है और रूम नंबर 1408 के सामने आता है। रूम खोल के अंदर चला जाता है और कहता है कि लो मैं आ गया, कहाँ पे है खून की नदियाँ।
ओलिन ने तो सच में मुझे डरा दिया था और मैं यहाँ से जाने ही लगा था। वो रूम में घूमता रहता है, बाथरूम में जाता है, टिश्यू यूज करता है, लेकिन उसे कुछ फील नहीं होता। वो बताता है कि रूम में बेड है, टेबल है, समंदर की पेंटिंग है। दूसरी पेंटिंग में एक औरत बच्चों को कहानी सुना रही है, लेकिन शैडो से कोई और बच्चा उसकी कहानी सुन रहा है। तीसरी पेंटिंग ब्रिटिश लॉर्ड की हंटिंग के टाइम की है। वो विंडो खोलता है और रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, तभी पीछे से म्यूजिक ऑन होता है। वो जल्दी से अंदर जाता है, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। वो बाथरूम में जाता है तो टिश्यू अपनी बिल्कुल असली हालत में मौजूद होता है, जैसे उसे किसी ने यूज ही ना किया हो। हालांकि माइक ने तो इसे अभी यूज किया था। वो हैरान हो जाता है और समझता है कि रूम में कोई है। माइक रूम में घूमता है और अलमारी में देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। उसे गर्मी फील होने लग जाती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे टेम्परेचर डिवाइस काम नहीं कर रही। वो रूम सर्विस पे कॉल करता है कि किसी को भेजो तो टेम्परेचर मशीन को ठीक कर सके। फिर वो लाइट ऑफ करके अल्ट्रावायलेट के जरिए ब्लड स्टेन देखता है जहां जहां लोगों ने सुसाइड किया था। तब उसे समंदर वाली पेंटिंग टेढ़ी फील होती है, तो वो जाके उसे सीधा करता है। तभी रूम का दरवाजा नॉक होता है और टेक्नीशियन वहां पे गेज ठीक करने के लिए आ जाता है। माइक दरवाजा खोलता है, लेकिन टेक्नीशियन अंदर नहीं आता और कहता है कि मैं यहाँ से तुम्हें बताऊंगा तो तुम मशीन ठीक कर लो। वो उससे मीटर ठीक करवाता है और फौरन वहां से रफू चक्कर हो जाता है। माइक दरवाजा बंद करके गिलास में वाइन डाल के बेड पे जरा रिलैक्स होने के लिए लेटता है, तो रेडियो फिर से ऑन हो जाता है और इस दफा वो डर जाता है। वो रेडियो ऑफ करता है तो वहां पर 1 घंटे का टाइमर ऑन हो जाता है। मतलब कि इस रूम में कोई भी 1 घंटे से ज्यादा नहीं टिका था और ये उसका स्टार्ट था। तभी उसे आवाज आना बंद हो जाती है। उसे कुछ बिल्कुल ही सुनाई नहीं दे रहा होता। वो विंडो से बाहर देखता है, लेकिन उसे कोई आवाज नहीं आती। वो अंदर होता है तो खिड़की उसके हाथ पे बंद हो जाती है। वो जख्मी हो जाता है और बाथरूम में जाके हाथ धोने लगता है, तो अचानक गर्म पानी नल से तेजी से निकलना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसका हाथ और जल जाता है। वो तंग आके बाहर आता है तो रेडियो फिर से ऑन हो जाता है। माइक रेडियो की तार खींच देता है, लेकिन उसका टाइमर ऑफ नहीं होता। फिर फोन बजता है और एक लड़की उससे बात करती है। वो कहता है कि मुझे यहाँ से निकालो। वो लड़की इधर उधर की बातें करने लग जाती है। फिर अचानक फोन कट जाता है। माइक बैग पकड़ता है और वहाँ दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्या, दरवाजा तो लॉक है। माइक की लगा के उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन की टूट जाती है। वो हैंडल खींचता है तो हैंडल भी टूट जाता है। तब होता है माइक को खौफ का एहसास। वो दरवाजे को बुझाने लगता है कि कोई मेरी मदद करो। फिर वो विंडो से बाहर देखता है तो सामने बिल्डिंग में एक शख्स अंधेरे में बैठा होता है। वो हाथ हिलाता है तो वो आदमी भी वहाँ पर सेम उसी तरह हाथ हिलाता है। माइक लाइट अपने फेस पे करता है तो वहाँ पे मौजूद शख्स भी लाइट अपने फेस पे करता है, लेकिन ये क्या, वो तो माइक ही है। तब उसके पीछे से उसको इस पर अटैक करता है। माइक उस अटैक से बचता है, लेकिन वहाँ पर तो कोई होता ही नहीं। माइक लैंप उठाकर खिड़की से फेंकता है, लेकिन वो रास्ते में ही गायब हो जाता है। फिर माइक को एक बच्ची की आवाज आती है। माइक खुद को संभालता है और उसे लगता है कि कोई चीज चिलर से उसे देख रही है। वो सोचता है कि ये ओलिन ने करवाया होगा, क्योंकि जो ड्रिंक उसने पी है उसमें जरूर कुछ न कुछ मिला होगा और उसे बस 4-5 घंटे खुद को संभालना है। फिर टीवी ऑन होता है और हमें टीवी पर लिली, माइक की वाइफ, और केटी, माइक की बेटी नजर आती है। तब एक आदमी की रूह और औरत वहाँ से बिल्डिंग से छलांग लगाती है और वहाँ पे मर जाते हैं। उसके बाद एक बच्चे के रोने की आवाज आती है, जो कि साथ के रूम से आ रही होती है। माइक वहाँ से मदद मांगता है, लेकिन आवाज इतनी तेज हो जाती है कि माइक भीख मांगता है कि इस आवाज को बंद करो। फिर उसे बाथरूम में अपने फादर नजर आते हैं। वो तंग आके बैठ जाता है। फिर सोचता है कि कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। वो सोचता है कि खिड़की से जंप करूं तो शायद मैं उठ जाऊंगा। तब उसे ख्याल आता है कि विंडो से निकल के वो साथ वाले रूम में जा सकता है। माइक बाहर आता है और चलता रहता है ताकि खिड़की पे पहुंच सके, लेकिन अचानक वहाँ पे खिड़की गायब हो जाती है और पूरी बिल्डिंग में कहीं पे कोई खिड़की ही नहीं होती सिवाय उसके रूम की खिड़की के। वो डर के गिरने लगता है, लेकिन बहुत मुश्किल से वापस आने लगता है। जैसे ही वो अंदर जाने लगता है तो एक मोटी औरत जिसने सुसाइड किया था वो उस पर हमला कर देती है। वो फिर से नीचे गिरने लग जाता है और बाढ़ के साथ लटक जाता है और वो औरत खिड़की से उसके सामने छलांग लगाती है। वो हिम्मत करके रूम में आता है। तब उसे लिली की आवाज आती है कि हमारी बेटी ठीक हो जाएगी। केटी वहाँ बेड पे पड़ी हुई होती है जैसे उसे कोई जानलेवा बीमारी हो। अचानक लाइट ऑफ हो जाती है और माइक जैसे ही लाइट ऑन करता है फिर से वो आदमी उसके पीछे से उस पर हमला कर देता है, लेकिन वहाँ पे फिर से कोई नहीं था। उसे ख्याल आता है, वो बैग से अपने लैपटॉप निकाल के कॉल करता है लिली को, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ समझा सके तभी फायर स्टॉपर से पानी गिरने लग जाता है और उसका लैपटॉप खराब हो जाता है। माइक को ख्याल आता है कि वो एयर डक्ट से बाहर जा सकता है। वो ऊपर जाता है और हाथों के बल आगे जाता है। उसे एक औरत नजर आती है जो कि बच्ची को चुप करा रही होती है। वो उसे आवाज देता है, लेकिन ये क्या, ये तो लिली है। वो ऊपर देखती है तो माइक डर के आगे बढ़ जाता है। अगले डक्ट में उसके फादर उसे डांट रहे होते हैं कि वो सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं थी, उसकी भी बेटी थी, तुम लिली के पास जाओ। माइक अपने फादर से बदतमीजी करता है और वहां से चला जाता है। उसके
फादर भी उसकी तरफ देखते हैं, यानी कि उसे अपनी जिंदगी के फ्लैशबैक नजर आ रहे थे जो जो गलतियां उसने की थी। माइक फिर से आगे जाता है तो आगे एक आदमी बड़ा हुआ होता है। माइक उसके पास जाता है तो वो आदमी उठ के माइक के पीछे पड़ जाता है। माइक जल्दी से पीछे होकर रूम की तरफ जाता है और रूम में टेबल पर जोर से गिरता है। वो ड्रिंक के लिए फ्रिज खोलता है तो उसे ओलिन नजर आता है। माइक ओलिन पे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि मुझे यहाँ से जाने दो। वहाँ हमें फिर से फ्रिज नजर आता है और माइक उस पर हमला कर देता है। वो फिर से बोतल से शराब पीता है तो उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि उसकी बेटी मर रही है। लिली उसे स्टोरी सुनाती है कि मरने के बाद वो गॉड के पास जाएगी। माइक कहता है कि तुम उसे मरना सिखा रही हो, हालांकि तुम्हें उसे इस बीमारी से लड़ना सिखाना चाहिए। इस बात पर उन पे झगड़ा होता है और माइक घर से निकल जाता है। फिर माइक को एक जगह से आवाज आती है। वो दरवाजा खोलता है तो आगे फैक्स में उसकी बेटी का ड्रेस निकल रहा होता है। वो उसे देख के बहुत उदास होता है और बाथरूम में जाके उस ड्रेस को साफ करने लग जाता है। जब वो बाहर आता है तो हर तरफ बर्फ जमी हुई होती है। माइक को लैपटॉप से लिली की आवाज आती है। वो लैपटॉप ऑन करता है तो लिली कहती है कि तुम कहाँ हो। वो कहता है कि मैं 1408 में हूँ, जल्दी से पुलिस को भेजो। लिली कहती है कि पुलिस अभी 1408 में ही है, लेकिन रूम में तो कोई भी मौजूद नहीं है, तुम कहाँ पे हो। तब मशीन से माइक का फेस चेंज होता है और जो कि ईवल माइक होता है। वो लिली से कहता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, केटी के मरने के बाद मैं तुमसे बात नहीं कर सका, प्लीज रूम नंबर 1408 में जल्दी से आ जाओ। माइक तड़प रहा होता है कि कहीं लिली इसके जाल में ना आ जाए, लेकिन ये क्या। लिली कहती है कि मैं आ रही हूँ और कॉल कट हो जाती है। वो ईवल माइक की तरफ देखता है और हंसता है। माइक बहुत गुस्से में आ जाता है। तभी रूम हिलने लग जाता है और पेंटिंग जिंदा होने लग जाती है। समंदर वाली पेंटिंग से बहुत आवाज आ रही होती है। माइक तंग आके उसे गिराने जाता है तो अचानक वहां से पानी का फव्वारा छूटता है और माइक को डुबो देता है। माइक बेहोश हो जाता है। जैसे उसे होश आता है तो वो लॉस एंजलिस के हॉस्पिटल में होता है, जहाँ लिली उसके पास होती है। वो लिली को बताता है कि वो तो एक रूम में था। माइक फिर लिली को लेकर डिनर पर जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे वही मोटी औरत नजर आती है जिसने सुसाइड किया था। तो वो अपने सर को झटक देता है। फिर वो उसी पोस्ट ऑफिस में जाता है, वहाँ से पोस्ट लेता है और कैफे में बैठ के कार्ड देख रहा होता है, लेकिन ये क्या, उसे तो वो कार्ड ही नहीं मिलता जिसमें 1408 रूम का जिक्र था। वो वापस पोस्ट ऑफिस में जाता है कि कहीं कार्ड उसका वहाँ पे तो नहीं गिर गया। माइक फिर से ख्वाब समझ के उस पर बुक लिखता है और उसके पब्लिशर इस बुक को पढ़ के बहुत खुश होता है कि ये क्या कमाल की बुक लिखी है तुमने। फिर उसे अपने डैड का ख्याल आता है। वो अपने डैड से मिलने जाता है, उनसे बातें करता है, लेकिन उनको होश ही नहीं होता। अगले दिन वो पोस्ट ऑफिस में जाता है तो वहाँ पर उसे डॉल्फिन होटल का एक वेटर नजर आता है जो कि वहाँ पे मौजूद था, लेकिन वो ये देख के हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पे मौजूद सब लोग सारी चीजें तोड़ने लग जाते हैं और पीछे से रूम नंबर 1408 निकलता है। वो रोता है कि ये क्या, मैं तो यहाँ से निकल गया था, मैं वापस नहीं आ सकता। फिर वो रूम में आता है तो रूम जला हुआ होता है। वहाँ पर केटी का फ्यूनरल भी जल रहा होता है। पीछे से केटी उसे आवाज देती है। पहले तो वो कहता है कि तुम रियल नहीं हो, तुम रियल नहीं हो। फिर प्यार से उसे गले लगा लेता है, लेकिन तभी केटी उसके हाथों में मर जाती है। वो बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। अचानक रेडियो की आवाज आती है और केटी का मुजस्समा बिल्कुल ही टूट जाता है, जैसे वो पत्थर का बना हुआ हो। वो रेडियो ढूंढता है ताकि उसे तोड़ सके, लेकिन वो ढूंढते ढूंढते गिर जाता है। उसे रेडियो नजर आता है और जिस पर 8 सेकंड बचे होते हैं 1 घंटा पूरा होने में। टाइम पूरा होता है तो माइक रूम में सही सलामत मौजूद होता है। वो उठ के फोन उठाता है तो फोन से लड़की बोलती है जैसे कि कोई रिसेप्शनिस्ट हो। वो कहती है कि आप ये घंटा दोबारा जीना चाहेंगे, बार बार या फिर यहाँ से चेकआउट करना चाहते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप बता सकते हैं। माइक फोन रख देता है तो उसे फंदा नजर आता है, मतलब वो ईवल माइक को सुसाइड करने पे मजबूर कर रहा था। माइक को शीशे में अपना अक्स नहीं नजर आ रहा होता। फिर वो मिरर में देखता है तो अचानक वो सुसाइड करता हुआ नजर आता है। वो फिर फोन उठाता है। लड़की कहती है कि आप चेकआउट करना चाहते हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हें खुश नहीं होने दूंगा और फोन रख देता है। फोन फिर से बजता है तो वो फोन उठाता है तो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि आपकी वाइफ 5 मिनट में आ रही है, हम उसे सीधा आपके रूम में भेजेंगे। माइक कहता है कि मैं थक गया हूँ तुम्हें समझा समझा के कि मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हें उसे नहीं फंसाने दूंगा चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। वो शराब में कपड़ा डालता है, उसमें आग लगाता है और कहता है कि हो सकता है मैं रियल नहीं हूँ, हो सकता है यहाँ पे जो भी हो रहा है रियल नहीं है, लेकिन ये आग बिल्कुल रियल है। वो फिर से उस बोतल को उठा के दीवारों पे मार देता है, जहाँ जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा आग लग जाती है और कहता है कि मैं तो मरूंगा ही लेकिन तुम्हें भी साथ लेके जाऊंगा। तब रूम में बहुत ज्यादा आग लग जाती है। हर तरफ मरने वाले लोगों की आवाजें आना शुरू हो जाती है। माइक सिगरेट लगाता है और सुकून से बैठ जाता है और चिल करने लग जाता है। नीचे लिली होटल के बाहर आती है, लेकिन आग की वजह से लोग होटल से बाहर निकल रहे होते हैं। रूम में फायर स्टॉपर से पानी निकलता है। माइक कहता है कि अब इसका कोई फायदा नहीं। तब वहाँ धमाका होता है और माइक जख्मी हो जाता है। माइक हंसता है और रूम नंबर 1408 जला हुआ दिखाया जाता है। फिर माइक के फ्यूनरल पे लिली रो रही होती है। फ्यूनरल के बाद लिली कार में बैठने लगती है तो ओलिन उसे रोकता है और कहता है कि ये माइक की कुछ चीजें हैं जो हमें रूम से मिली थी। लिली वो लेने से मना कर देती है। ओलिन उसे कहता है कि वो बेकार में नहीं मरा बल्कि वो रूम। तब ऑडिटर उसे रोक देता है कि लिली को तंग ना करो। ओलिन चुप करके अपनी कार में आ जाता है और बैठकर टेप सुनने लग जाता है, जहाँ माइक और केटी की आवाजें आती हैं तो ओलिन उदास हो जाता है। ओलिन को कार के पीछे अचानक से
से जला हुआ माइक नजर आता है तो वो डर जाता है। फिर वो खुद को संभालता है। अगले सीन में हमें जला हुआ रूम 1408 नजर आता है, जहाँ पे माइक सिगरेट पी रहा होता है और चिल करके वॉक कर रहा होता है, और यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है। यानी कि उसने इस रूम को तबाह कर दिया। अब कोई भी बंदा इस रूम में आके रह ही नहीं सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।